माय चैनल। तो यहाँ पर हम द हिंदू का कुछ टॉपिक डिस्कशन करेंगे जो आज दिया है न्यूज़पेपर में। तो हम ये देखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर टॉपिक है टेस्टिंग टाइम। जो टेस्टिंग टाइम का टॉपिक है, इस टॉपिक में यहाँ पर द हिंदू ने ये बताने की कोशिश किया है कि कैसे हमारा जो हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड है उसमें डिक्लाइन हुआ है, कैसे ड्रॉप हुआ है और उस ड्रॉप को कैसे हम कंट्रोल करेंगे, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। यहाँ पर बहुत सारा डाटा है, सभी डाटाओं को हम ध्यान न देते हुए केवल हमको की कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि यहाँ पर ट्रेड होता क्या है। तो ट्रेड जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला जो है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। तो यहाँ प्रॉब्लम अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इंपोर्ट क्या है और एक्सपोर्ट क्या है। इंपोर्ट जब कोई कंट्री अपने देश के अंदर किसी विदेशी बाहर से गुड या सर्विस को परचेज करती है, उसको हम कहते हैं इंपोर्ट। एक्सपोर्ट में जब कोई कंट्री गुड एंड सर्विस को किसी विदेशी देश में यानी बाहर अपने आउटसाइड सर्विस प्रोवाइड करती है, उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट में इनसाइड और एक्सपोर्ट में आउटसाइड। तो जब यहाँ पर इनके दोनों के अंतर को हम देखते हैं, जब अंतर देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। जब इंक्रीज होगा, जब इंपोर्ट इंक्रीज होगा तो एक्सपोर्ट डिक्रीज होगा। तो हम कहेंगे कि सरप्लस हो गया, ट्रेड सरप्लस चल रहा है। जब उनके अंतर में, जब उनके डिफरेंस में हम ये पाएंगे कि इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया और इंपोर्ट डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पर डिफिसिट हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं ट्रेड डिफिसिट। तो ट्रेड डिफिसिट कुछ नहीं है, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारा जो एक्सपोर्ट था वो डिक्लाइन हुआ है। एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ है, वो भी कितना, 8.8% की रेशियो परसेंटेज डिक्लाइन हुआ। तो रीज़न क्या है डिक्लाइन होने का, इस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डिक्लाइन होने का रीज़न ये है कि जो डिमांड एंड सप्लाई है वो डिक्लाइन हो गया है। तो हमारे इंडियन गुड्स का जो डिमांड एंड सप्लाई है विदेशी लैंड पर, वो डिक्लाइन हुआ है। तो डिक्लाइन होने का क्या रीज़न है कि सबसे पहले कि अमेरिका वहाँ हमारा लार्जेस्ट इंपोर्ट डेस्टिनेशन है। अमेरिका जो लार्जेस्ट इंपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया का। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि दो बैंक जो है यूएस का फेलियर हो गए। दो बैंक फेलियर होने से इम्पैक्ट पड़ा पूरा यूरोप पर, और यूरोप के पूरा बैंक पर क्या हुआ, क्रेडिट प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और वहाँ परचेजिंग पावर भी डिक्लाइन हुआ। और परचेजिंग पावर डिक्लाइन होने के कारण वहाँ के जो डिमांड थी इंडिया गुड्स एंड सर्विस का, वो डिक्लाइन हुआ। तो इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट है इंडिया का, वो डिक्लाइन हो गया। वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 8.8% का डिक्लाइन हुआ है। तो अब यहाँ पर डिक्लाइन होने का रीज़न केवल यही नहीं है कि हाँ वहाँ पर दो बैंकों ने क्राइसिस आ गई है तो फेलियर हो गए दो बैंक अमेरिका के, तो डिक्लाइन होने का रीज़न है यूक्रेन और रसिया वार भी है। तीसरा रीज़न है कोरोना वायरस। कोरोना पेंडेमिक के कारण बहुत सारा इकोनॉमिक कंट्री की डिक्लाइन हो रही है, जिससे डिमांड और सप्लाई पर असर पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी डिक्लाइन होने के कारण हो रहा है। तो अब यहाँ पर भारत सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे उनका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़े। और भारत सरकार कोशिश कर रही है कि वो इंपोर्ट को डिक्लाइन करे, यानी इंपोर्ट कम से कम गुड एंड सर्विस फॉरेन कंट्री से लिया जाए ताकि एक्सपोर्ट बढ़े और इसको मिसमैच को जो है बैलेंस बनाया जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेंजरस मूव। तो डेंजरस मूव क्यों है, तो यहाँ पर डेंजरस मूव में हम ये देखेंगे, ये हमको पता चला है कि जो अमेरिका है और रसिया, ये दोनों बहुत पुराने
इनेमी एक तरह से देखा जाए तो। हिस्टोरिकल अगर देखा जाए तो ये बहुत पुराने से आपस में ही एक दूसरे को नीचे और एक सुपीरियर पावर के रूप में अगर देखा जाए कोल्ड वार ईरा के टाइम पर ये दोनों एक पावरफुल कंट्री थे। तो अब वहाँ से ये शुरुआत होती है और अब तक चली आ रही तो यूक्रेन वार तक आ गया ये कंडीशन। और अगर ये भी कहा जाए कि जो अपना जो कोल्ड वार ईरा था वो 1991 में ख़त्म हुआ, लेकिन कोल्ड वार ईरा 1991 में ख़त्म हुआ तो अगर देखा जाए तो इस समय भी अगर ये हम कहें कि अमेरिका और रसिया के बीच में कोल्ड वार चल रहा है जो कि मॉडर्न कोल्ड वार कहा जा सकता है, तो ये भी गलत नहीं है। क्यों? रीज़न ये है कि दोनों एक दूसरे के सामने तो खुल के आ नहीं रहे हैं, बस तीसरा सहारा ले रहे हैं। और तीसरा सहारा में क्या है? यूक्रेन। यूक्रेन प्रेजेंट टाइम में ऐसा कंट्री बना है जो दोनों के लिए स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंट हो गया है। तो यहाँ पर रसिया जो है यूक्रेन से लगभग 1.5 साल से उसको वार लड़ रहा है। तो वहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ है कि यूएस का जो ड्रोन था MQ-9 रिपेयर ड्रोन इसका नाम है, यूएस का जो ड्रोन है उसका नाम है MQ रिपर ड्रोन, जो कि ब्लैक सी पर सर्वेलांस कर रहा था या कुछ भी कर रहा था, रसिया ने उसको अपने फाइटर जेट से उसको गिरा दिया। तो ये अब रीजन यहाँ पर क्या है कि अमेरिका कह रहा है कि मेरा ड्रोन गिराया गया। तो यहाँ पर रीजन क्या है कि रसिया का जो क्रीमिया पेनिसुला वाला रीजन है, वहाँ पर जो रसिया का क्रीमिया पेनिसुला है उसको 2014 में जो रसिया ने यूक्रेन से कैप्चर कर लिया। तो ये न्यूक्लियर हब का पोर्ट है, एक तरह से देखा है तो न्यूक्लियर हब है रसिया का। तो अब न्यूक्लियर हब है तो वहाँ पर अगर ये सर्विलांस कर रहा है चाहे ड्रोन अमेरिका का है तो उसके लिए रसिया को कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए रसिया ने उसके जो ड्रोन था उसको मार गिराया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो अमेरिका है वो यूक्रेन को हर तरह से सपोर्ट कर रहा है वार में, ताकि जो रसिया को डिक्लाइन किया जा सके, उसके डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन रसिया और यूरोप, पूरे अमेरिका और यूरोप सभी एकजुट हो गए हैं ताकि रसिया को कंट्रोल किया जाए। और ये बहुत बड़ा इस समय का देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड में सबसे बड़ी क्राइसिस है रसिया और यूक्रेन वार। तो प्रॉब्लम ये होती है कि इस सबसे पहले जब ये 1991 में दोनों देश जब कोल्ड वार ईरा एंड हुआ तो वहाँ पर इन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी अमेरिका और रसिया ने, जो न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करने की। उस ट्रीटी को स्टार्ट ट्रीटी कहा गया। स्टार्ट ट्रीटी में क्या है कि स्ट्रेटेजिकल आर्म रिड्यूज ट्रीटी इसका नाम दिया गया, स्ट्रेटेजिकल आर्म रिड्यूज ट्रीटी। तो इसमें क्या था कि न्यूक्लियर आर्म को कंट्रोल करने के लिए। अब ये कुछ समय के बाद इसका जो टाइम पीरियड था ख़त्म हुआ। तो फिर अब क्या हुआ कि रसिया ने 2010 में और अमेरिका दोनों मिलकर एक न्यू ट्रीटी साइन की जिसको न्यू स्टार्ट ट्रीटी कहा गया। तो ये इस ट्रीटी में जो है रसिया ने अभी फ़िलहाल जल्दी में इसको एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया। और ये लास्ट होप था, एक लास्ट मैकेनिज्म था कोल्ड वार ईरा था, इसका लास्ट वेपन था जो कंट्रोल करने के दोनों देश में जो न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल का ट्रीटी है, लेकिन इसको रसिया ने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ है कि रसिया और यूरोप जब तक दोनों ना चाहेंगे तब तक ये जो यूक्रेन वार चल रहा है ये ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पर राइटर ये कहना चाह रहा है कि रसिया बार बार ये ब्लेम कर रहा है कि यूरोप और अमेरिका मिल के दोनों हमको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबसे बड़ी एक है कि पोलैंड जो एक कंट्री है, जो सबसे यूरोपियन की कंट्री है, जो सबसे पहले यूक्रेन को मिलिट्री से लेके न्यूक्लियर वेपन से लेकर हर चीज़ प्रोवाइड किया, जो पोलैंड जो है नाटो का मेंबर भी है। तो यहाँ पर राइटर लास्ट में ये कहना चाह रहा है कि यूएस और रसिया दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को जब तक सॉल्व नहीं करेंगे और स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे तब तक ये यूक्रेन वार ख़त्म नहीं होगा। तो रसिया और यूरोप दोनों को मिलकर अपना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए जिससे
यूक्रेन में वार जो चल रहा है वो ख़त्म होके और वर्ल्ड में स्टेबिलिटी लाया जाए, ये राइटर यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं था। अब परीक्षा में जो आएगा एग्ज़ाम, अगर पॉइंट व्यू से देखें तो यहाँ पर यूएस का ये जो ड्रोन है इसके बारे में पूछा जा सकता है, क्रीमिया पेनिनसुला के बारे में पूछा जाता है। क्रीमिया पेनिनसुला ब्लैक सी में है और ये कहाँ पर है, तो ब्लैक सी के नॉर्थ में क्रीमिया पेनिनसुला यूक्रेन के साउथ में है, ये पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है इसमें, तो ये ट्रीटी का नाम पूछा जा सकता है और ट्रीटी कब कब साइन हुई थी। न्यू स्टार्ट 2010 में साइन हुई थी और 2011 में इन्फोर्समेंट हुआ था। और इसका मेन रीज़न है न्यूक्लियर आर्म को कंट्रोल करना। बस अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ पर कहा गया है कि एक इंटरव्यू है, जो इंटरव्यू दो लोगों के हुए, मैरी ई जॉन एंड रजनी पाल रिवाला, दो इंटरव्यू इनका है। इस इंटरव्यू में ओपिनियन ये दे रहे हैं कि क्या एजुकेशन जो है, आर एजुकेशन वुमन लाइक टू मैरी लेटर, यानी एजुकेशन जो है, अगर वुमन जो एजुकेटेड हो जाएगी तो क्या उनका मैरी जो जल्दी होता है वो क्या लेट होगा। तो इस पर एजुकेशन को लेकर डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर इसको हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले असम गवर्नमेंट की बात किया गया है। तो असम गवर्नमेंट ने जो चाइल्ड मैरिज है उसको कंट्रोल करने के लिए अपनी पॉलिसी बनाई है, जिसमें, और वो पॉलिसी जो बेस है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार है। तो जी हम ये कह रहे थे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 है वो अभी हाल ही में पब्लिश हुआ है, जिसमें ये कहा गया कि असम एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज होती है। तो यहाँ पर दो इंटरव्यूओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये डिस्कस किया गया, उसको हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर ये भी कहा गया कि जो डाटा है वहाँ पर ये कहा गया कि जो रूरल एंड अर्बन वूमन है, दलित और अपर कास्ट वूमन है, उसमें भी डिफरेंस बताने की कोशिश करती है। रूरल एरिया में चाइल्ड मैरिज ज़्यादा होती है, अर्बन एरिया के कंपेयर में। दलित में ज़्यादा होती है, अपर कास्ट वूमन के कंपेयर में। तो यहाँ पर एक कास्ट व्यू भी है और रीजनल व्यू भी है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये आया है कि क्या एजुकेशन और वेल्थ यानी धन, एजुकेशन और वेल्थ क्या कोई रोल प्ले करेगा जो कि वुमन मैरी करती है, मैरी अगर लेट करती है। तो यहाँ पर पहले मैरी जी हैं वो बोल रही हैं कि एजुकेशन जो है लॉन्गर हिस्ट्री ऑफ द बीइंग सिग्निफिकेंट। यहाँ पर सिग्निफिकेंट पर बहुत ज़्यादा जोर देने की कोशिश किया गया, डिटरमिनेंट को नहीं किया गया, क्योंकि जो सिग्निफिकेंट है ये बताता है कि अगर हम एजुकेशन को अगर सस्टेन करना चाहते हैं, एजुकेशन के प्रति हम इन्फ्लुएंस रहते हैं, तो पॉवर्टी ऑटोमेटिक इंक्रीज होती है। यहाँ पर कहा गया वाइल एजुकेशन हैज़ बी स्टडी इन्फ्लुएंस पॉवर्टी हैज़ बीन इंक्रीज इन्फ्लुएंस। मतलब एजुकेशन की, क्योंकि जब हम हाई एजुकेशन लेते हैं तो उसमें पैसे का प्रॉब्लम होता है, पैसा है चाहिए, विदाउट द मनी वी कैन नॉट परचेज द एजुकेशन। तो एजुकेशन पाने के लिए हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है मनी का, तो मनी लगेगा तो पॉवर्टी तो बढ़ेगी, यहाँ पर इन्होंने कहा है। और ये भी कहा है कि मैरिज जो है नो लॉन्गर वर्क फॉर देयर मैरिज मार्केट में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब यहाँ पर ये जो रजनी जी हैं ये बोल रहे हैं कि पॉवर्टी इज ए ग्रेटर डिटरमाइंड अर्ली मैरिज। जो गरीबी होता है वो मैरिज करने, जल्दी से मैरिज चाइल्डहुड में मैरिज करने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी डिसाइड करती है, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो तो क्या सोचेगा कि हाँ किसी तरह से हम उसको डाउरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मनी वाले को। और यहाँ पर क्या है कि गरीब आदमी को सबसे पहले डाउरी का प्रॉब्लम होगा, वो सोचेगा कि जितना जल्दी से शादी कर दें उसको डाउरी कम देना पड़ेगा, और बड़ी हो जाएगी बच्ची तो ज़्यादा डिमांड बढ़ता जाएगा। और एजुकेशन भी प्रॉब्लम है, अगर बच्ची को एजुकेशन नहीं मिला रहेगा तो वो क्या करेगी कि उसके पास कोई और पथ नहीं होगा कि वो अपने डाउरी को कंट्रोल कर सके। तो यहाँ पर अब दूसरा क्वेश्चन आया है कि क्या रिच जो होते हैं, रिच कंट्रोल द एक्सटर्नल मैरी ओवर द यंग। क्या रिच जो है, जो रिच अमीर
अमीर अगर ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा लोग क्या अपने कंट्रोल कर लेते हैं कि वो बचपन में शादी अपने बच्चों की ना करें। तो यहाँ पर ये यहाँ पर जो है मैरी जी ये कह रही हैं, मैरी जी ये कह रही हैं कि जो कम्युनिटी इम्पॉर्टेंट है, स्टेटस इम्पॉर्टेंट है। जब वेल्दी लोग होते हैं, वेल्थी लोग जो होते हैं, उनका स्टेटस कम्युनिटी में जो स्टेटस होता है वो मायने रखता है। इसलिए वो लोग कभी भी अपने बच्चे को, अपनी बच्चियों का चाइल्डहुड में शादी नहीं करते, मैरिज नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारा स्टेटस क्या आ जाएगा, हमारे कम्युनिटी में प्रॉब्लम लोग क्या संदेश देगा। इसलिए वो लोग सोसाइटी और स्टेटस के प्रेशर में वो अपने बच्चे का वो बाद में एज बचपन में शादी नहीं करते हैं। और यहाँ पर तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर उनका यहाँ पर अब मेरी जी ये बोलती हैं, कहती हैं कि जो चाइल्ड जो होते हैं छोटे उनको चॉइस होता है। अगर वेल्दी पीपल हैं, अगर रिच अमीर लोग हैं, तो उसमें क्या होता है कि चाइल्ड को अपने शादी करने का फ्रीडम होता है। उनको फैमिली का जो लिनेज है उसको भी देखना पड़ता है, उनका स्टेटस देखते हैं। इसलिए उनमें कास्ट मैरिज भी ऑफ हो जाती है, और क्या अर्ली मैरिज भी उसमें कंट्रोल रहता है। तो यहाँ पर अब दूसरा और क्या जो रोल है मैरिज का इंडिया में क्या प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि वुमन, अगर वुमन पढ़ी लिखी है और अमीर घर से है, तो उसमें क्या होता है कि वुमन को फ्रीडम होता है कि वो अपने चॉइस से शादी करे और अपने परिवार चाहे वो समाज को, सोसाइटी को बैलेंस बना के चले। लेकिन जब वहाँ पर गरीबी होती है, जिस फैमिली में एजुकेशन नहीं होता है, उस फैमिली के लोग क्या करते हैं कि उनके पास इतना फ्रीडम बच्चों को नहीं, यानी लड़कियों को उतना नहीं मिलता है, और वो अर्ली मैरिज के लिए इन्फोर्स होते हैं। और यहाँ पर जो मैरिज है, इसमें मेंटेनेंस जो जेंडर कॉन्ट्रैक्ट है उसको मेंटेनेंस करने में आसानी भी होती है। अब यहाँ पर जो है कि यहाँ पर कुल मिला के यहाँ पर इसमें डिस्कस किया गया है कि मैरी चाहे क्या एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दिया गया है, और यहाँ पर रिच पीपल के बारे में बात किया गया है। क्या जो एजुकेशन वुमन है और रिच होती हैं, क्या उनमें मैरी लेटर मैरी और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है या अर्ली मैरिज प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर पूरे होल समरी अगर देखा जाए तो यहाँ पर यही कहने की कोशिश किया गया है कि एजुकेशन जो है उतना इम्पैक्ट नहीं डालता है जितना कि रिच फैमिली का इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज का यही था डिस्कशन, अब यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू। अब हम फर्स्ट पेज को देखते हैं तो यहाँ पर 13 अपोजिशन पार्टियों ने 30 अपोजिशन पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, तो हमारे एग्जाम में इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्शन कमीशन को हम देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के 15 पार्ट में आता है, 15वें पार्ट में है। और ये इलेक्शन कमीशन जो होता है, अगर देखा जाएगा आगे तो इलेक्शन कमीशन इस समय बहुत हॉट टॉपिक है। हाल ही में जो अभी उनको इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उनको अपॉइंटमेंट के लिए और चाहे उन सिलेक्शन के लिए कमेटी भी बनाई गई है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जजमेंट के अनुसार तो इसमें ये कहा गया है कि इसमें एक 3 मेंबर का होगा, जिसमें CGI होगा और प्राइम मिनिस्टर होगा और लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। तो इसमें ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो क्या ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एक यहाँ पर ट्रिब्यूनल का प्रॉब्लम चल रहा है। तो यहाँ पर पेरियार रिवर का ट्रिब्यूनल है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। जो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला था कि 3 मंथ का टाइम दिया था कि आपने कोई ट्रिब्यूनल गठित कीजिए, और जो पेरियार का प्रॉब्लम है, पेरियार रिवर का जो है इंटर स्टेट रिवर ट्रिब्यूनल को स्टेबलाइज करने के लिए कहा था 3 मंथ। वो टाइम पीरियड जो है ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर इंटर स्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूट
प्रॉब्लम तो उसको सॉल्व करने के लिए दिया था। लेकिन अब यहाँ पर तमिलनाडु ने कहा है कि अभी तक कोई भी सेंटर के द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम होता है, आगे हम इस पर डिस्कशन करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर यही जानना है कि पेरियार रिवर, जो पेरियार रिवर का पेनिया रिवर, पेरियार रिवर जो है वो केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों में फ्लो होती है। और यहाँ पर तमिलनाडु और कर्नाटक का प्रॉब्लम है, जिसमें कर्नाटक ने इस पर कर्नाटक इसके मिसयूज कर रहा था, इसके यहाँ पर डैम बना के। तो उसके लिए यहाँ पर जो तमिलनाडु है ये कोर्ट में गया था, और कोर्ट में जाने के बाद ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि 3 मंथ का टाइम दिया था कि आप एक ट्रिब्यूनल गठित कीजिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। उस ट्रिब्यूनल का नाम दिया गया था इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। तो अब आगे देखते हैं। तो ये बस यहाँ पर परीक्षा व्यू से हमको ये याद होना चाहिए। ये सूफी एक जो सूफी है हमारे आर्ट और कल्चर में बहुत अच्छा है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आर्ट एंड कल्चर की बुक से कि सूफी क्या होता है। हाँ, यहाँ पर एक और है हमारे, अगर देखा जाए तो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से, यहाँ पर अगर हम देखें एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से, तो यहाँ पर हमको मिलेगा एक फोर्स की बात किया गया है, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात किया गया है। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है इंडिया का लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, और इसको 1937 में स्टेबलाइज किया गया था। और इसको बाद में जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1993 में इसको इंडिया के इंडिपेंडेंट, और ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है। बस यही ध्यान देना है। और इसमें हाँ, यहाँ पर एक पुलवामा के बारे में क्या गया, तो पुलवामा अटैक हुआ था कब, 14 फरवरी को 2019। तो पुलवामा अटैक को लेकर यहाँ पर, और यहाँ पर सब एक और प्रॉब्लम बताया गया है, यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि वन पेंशन का प्रॉब्लम क्या आ गया। तो यहाँ पर दिल्ली कोर्ट, हाँ देखिए, दिल्ली कोर्ट ने कहा था कि जो रिजर्व पुलिस फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, ये जो है मिलिट्री की कैटेगरी में, आर्म फोर्स के कैटेगरी यूनियन है। लेकिन इसको अभी तक जो यूनियन आर्म फोर्स है, जिसमें 3 रखा गया, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। तो उस इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को जो प्रोवाइड होता है वो इनको नहीं प्रोवाइड होता है। तो इसमें ये डिस्कशन किया गया है। और कोई चीज़ में हमारे अगर एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से देखें तो इसमें कुछ और सिग्निफिकेंट ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता है। तो हाँ, एक और चीज़ है दंतेवाड़ा, याद रखिए ये कहाँ पाता है, छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर CRPF के 76 जवान जो है मार दिए गए थे, जिस लेफ्ट विंग के द्वारा, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा। तो यहाँ पर ये अब तो यहाँ पर राइटर यही बताना चाह रहा है कि हम ये देखिए राइटर भी कौन है। तो ये खुद एक इंस्पेक्टर जनरल रह चुके हैं, जो CRPF में इंस्पेक्टर जनरल रखे। तो यहाँ पर ये CRPF की जो प्रॉब्लम है उसको टैकल करने के, उसके इशू को यहाँ पर बताया है। और इन्होंने ये भी क्या कि जो आर्म फोर्स का यूनियन जो हाई कोर्ट ने दिया था डिसीजन, उसके तहत न उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो अब आगे देखते हैं। ये तो ओवर हो गया। श्रीलंका प्रेसिडेंटी वहाँ पर तो चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम है श्रीलंका। अगर प्रेसिडेंटी में देखें तो यहाँ पर श्रीलंका जो 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ था, और यहाँ पर रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन 72 में बना था, और उसके बाद सेकेंड रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन 78 में बना, यानी 2 बार कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट को पावर जो है उतना नहीं था जितना होना चाहिए था, लेकिन टाइम बीतता गया और यहाँ प्रेसिडेंट को पावर बहुत ज़्यादा मिल गया। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट अब क्या कर रहा है कि खुद ही मिनिस्ट्री को पोर्टफोलियो सब कुछ होल्ड रखा है अपने आप।
कंट्रोल में रख लिया है। तो इस यहाँ पर ये पावर की बात किया गया है कि किस तरह से प्रेसिडेंट जो है श्रीलंका का बहुत ही पावरफुल हो गया है, जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वहाँ पर सबसे पार्लियामेंट को होना चाहिए, यानी मतलब प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री को उतना पावर नहीं जैसे अपनी कंट्री में है। तो ये अब आगे देखते हैं। यहाँ पर एससी जो सुप्रीम कोर्ट का जो अभी हाल में जजमेंट अभी महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स को लेके प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ, जिसमें क्या उद्धव जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट को गिरा के शिंदे गवर्नमेंट आई थी। तो उसमें यहाँ पर बस यही हाईलाइट करना चाहते हैं इस टॉपिक में पूरे, कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि गवर्नर को ये पावर नहीं है कि वो ट्रस्ट वोट को रिकग्नाइज करें। ट्रस्ट वोट होता है वो गवर्नर को नहीं दिया गया कि हाँ वो जब उसमें रिवाइवरी चल रही हो पार्टी के अंदर, तो ये गवर्नर जो ट्रस्ट वोट को रिकग्नाइज करे और पार्टी ट्रस्ट वोट को ना, अगर गवर्नमेंट अगर ट्रस्ट वोट को ना फुलफिल कर पा रही है तो उसको सरकार को गिरा दिया जाए, ऐसा नहीं है। तो उसमें आगे क्या होता है देखा जाएगा। अब इंडिया जो कंफर्म कर दिया है कि इरिक ग्रासिया जो यूएस का एम्बेसडर है वो आएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, सेडेशन एक देखिए, सेडेशन है असम स्टूडेंट का। तो सेडेशन 124 सेक्शन है आईपीसी का, उसमें सेडेशन के बारे में कहा गया। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का प्रपोजल है कि पोस्टल बैलेट जो विदेश में वोटर हैं उनको, ओवरसीज जो वोटर हैं उनको हम ई पोस्टल बैलेट प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए उसमें क्या होता है, अभी तो डिस्कशन चल रहा है, उसके बाद हम लोग जब आएगा तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। हाँ ये देखिए लक्षद्वीप में एक ये इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से। तो सेल्फ पावर डिसैलिनेशन की बात किया गया, जो समुंदर में साल्ट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने कुछ क्या बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर डिसैलिनेशन प्लांट बनाने के लिए प्रस्ताव रखा है, जिसमें 1 लाख लीटर वाटर की सप्लाई एवरीडे होगा और ये डीजल जनरेटर से सेट होगा। पावर जो इसको प्रोवाइड कर जनरेटर से प्रोवाइड किया जाएगा, बस यही हमको ध्यान देना है। और हाँ ये देखिए यूएस बैन टिकटॉक। यूएस जो है यूके यूनाइटेड किंगडम ने गवर्नमेंट जो है जितने गवर्नमेंट फ़ोन है, सिक्योरिटी गार्ड से लेकर सब कुछ जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, सबका जो टिकटॉक है उसको बैन कर दिया है। और यहाँ पर देखिए हाँ ये मैं बात है ना, पोलैंड फर्स्ट नाटो मेंबर ऑफ द गिव MiG 25 जेट टू यूक्रेन। MiG 29 फाइटर जेट टू यूक्रेन को प्रोवाइड किया है। पोलैंड पहला कंट्री नाटो का है जो दिया है, और पहले भी प्रोवाइड कर चुका है। ओवरकमिंग द सेंचुरी डिफिकल्ट टू टाई जापान साउथ कोरिया रीन्यू टाई क्योटो समिट का यहाँ पर है। तो यहाँ पर ट्यूटोरियल में आएगा तो हम लोग डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पर ओवरकमिंग जो प्रॉब्लम साउथ कोरिया और जापान का है, तो यहाँ पर जो टोक्यो समिट हुआ है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें बस यही जानना है कि यहाँ पर टोक्यो समिट में अभी यहाँ साउथ कोरिया में जो पहले की ट्रीटी थी उसको रीन्यू किया जा रहा है, ताकि दोनों देशों के बीच में बायलैटरल कम्युनिकेशन बन सके। जिसमें अगर यहाँ पर देखें तो ये जो प्रॉब्लम है वहाँ का देखा जाए तो पैसिफिक ओशियन का उसको रिसॉल्व करने में भी आसानी होगी। पैसिफिक ओशियन में बहुत सारा प्रॉब्लम चला है चाइना के कारण।
थैंक यू, धन्यवाद।